हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी चक्र के बारे में। क्लास 12th का चैप्टर है जिसका एक टॉपिक है। इसको बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो गेट लेट स्टार्ट नाउ। मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी यानी कि महिलाओं में पाया जाने वाला एक साइकिल होता है। ठीक है, ये प्राइमेट्स मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल है। मादा स्तनधारियों यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली फॉर मादा स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है यानी कि इसी के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, आगे की बहुत सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आतर्व चक्र कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ह्यूमन, एप, मंकी आदि में पाया जाता है यानी कि प्राइमेट्स यानी कि ह्यूमन, मंकी और एप आदि में पाया जाता है। मंकी में यह 29 दिन से दोहराया जाने वाला साइकिल है। 29 डेज से दोहराया जाता है। ठीक है, मतलब यह यौवनावस्था के समय यानी कि 11 से 13 वर्ष के समय प्रारंभ हो जाता है। अधिकतर लड़कियों में 29 दिन तक दोहराया जाने वाला है यानी कि इसका एक्चुअल टाइम 29 डेज है। पर किन किन महिलाओं में ये ज़्यादा भी होता है और किन महिलाओं में ये कम समय का भी पाया जाता है यानी कि 25 डेज़ का भी पाया जाता है, 32 डेज़ का भी पाया जाता है, 30 डेज़ का भी पाया जाता है इसके आधार पर। ठीक है, यौवनावस्था के समय यानी कि जब लड़की 11 से 13 वर्ष की होती है तब ये प्रारंभ हो जाता है ना। इसका प्रारंभ होना मेनार्के कहलाता है। ठीक है, रजोदर्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतर्व चक्र का प्रारंभ होना क्या कहलाता है, तो मेनार्के कहलाता है या रजोदर्शन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, एमसी की क्रिया 50 वर्ष के आसपास बंद हो जाती है जिसे मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं यानी कि 50 वर्ष के आसपास ये बंद हो जाती है। मेनार्के से मेनोपॉज के बीच का जो टाइम होता है उसे रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं। रिप्रोडक्टिव लाइफ इन ह्यूमन है ना। अगर ये नहीं हो तो रिप्रोडक्शंस की क्रियाएं और उससे आगे जो जनन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया निम्न अवस्थाओं में संपन्न होती है। ठीक है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेस या ब्लीडिंग फेस आता है। ठीक है, इसे मेंस्ट्रुअल फेस या ब्लीडिंग फेस को रक्तस्राव प्रावस्था कहते हैं। 4 से 5 दिन की होती है, कभी कभी 1 से 7 दिन तक की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेनली टाइम दिया गया है 4 से 5 दिन का। 80 से 100 मिलीलीटर तरल का स्रावन होता है। 80 से 100 मिलीलीटर, जिसमें 40 से 50 मिलीलीटर ब्लड होता है। रक्त का धक्का नहीं जमता है। इसकी मेन बात ये है कि जो ब्लीडिंग होती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एमसी माहवारी के समय जो ब्लड निकलता है उसका धक्का नहीं जमता है रक्त का। ठीक है, और 80 से 100 मिलीलीटर तरल का स्रावन होता है और 40 से 50 मिलीलीटर ब्लड होता है उसमें। गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की लिविंग एवं ब्लड वेसल्स टूटकर लिविंग सेल्स एंड गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की लिविंग सेल्स एंड ब्लड वेसल्स टूटकर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बनाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ये तरल योनि के माध्यम से बाहर निकलता है। तो जो रक्तस्राव होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम टूटती है, एक तो एंडोमेट्रियम की लिविंग जो सेल्स होती है वो, एंड ब्लड वेसल्स ये टूटकर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। इस तरल में अनिषेचित अंडा भी होता है यानी कि निषेचन नहीं होता है तभी तो आतर्व चक्र आता है यानी कि माहवारी होती है। ठीक है, और इस फ्लूइड के अंदर अनिषेचित अंडा भी बाहर निकल जाता है। इसे गर्भाशय के आंसू भी कहते हैं, अनिषेचित अंडे का जनाजा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फॉलिकुलर फेस, एस्ट्रोजेनिक फेस भी कहते हैं इसको। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। पुट की प्रावस्था, पाश्चुरोद्भवन या एस्ट्रोजेनिक प्रावस्था यानी ड्यूरेक्शन 9 से 10 दिन का होता है। माहवारी के बाद का जो फेज़ होता है यानी कि 1 से 7 दिन का जो फेज़ होता है वो तो ब्लीडिंग फेज़ होता है आपका। ठीक है, और अब 9 से 10 दिन का जो फेज़ होता है उसे फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। एमसी के 5वें से 14वें दिन के बीच भी मान सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, इस अवस्था के दौरान अंडाशय के हार्मोन इन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स में परिवर्तन होता है यानी कि अंडाशय के हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में परिवर्तन होता है, और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन यानी कि एफएसएच और एलएच में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि फॉलिकुलर फेज स्टेज में
अंडाशय के हार्मोन और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, इन दोनों में परिवर्तन होता है, जिसके कारण अंडाशय में पाई जाने वाली प्राइमरी फॉलिकल 10 से 12, अंडाशय में जो प्राइमरी फॉलिकल्स पाई जाती है 10 से 12 परिवर्तित होकर एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण करती है। ठीक है, इसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो फॉलिकुलर फेज क्या होता है कि अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं जो कि 10 से 12 एक साथ परिवर्तित परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती है, इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तथा साथ ही इसी अवस्था के दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पुनः रीजनरेट होकर वृद्धि करती है। ठीक है, इसी अवस्था के दौरान गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है पुनः रीजनरेट होकर वृद्धि करती है, यानी कि ब्लीडिंग फेज के अंतर्गत जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकलती है वो फॉलिकुलर फेज में वापस रीजनरेट होती है। ठीक है, और वृद्धि करती है, इसे प्रोरिफ्लेक्टिव फेज भी कहते हैं। प्रोरिफ्लेक्टिव फेज यानी कि प्राच्युरोद्भवन भी कहते हैं अवस्था भी। फॉलिकुलर फेज के दौरान पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला गोनेडोट्रोफिन क्रमिक रूप से बढ़ता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज के दौरान पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला गोनेडोट्रोफिन क्रमिक रूप से बढ़ता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ये वृद्धि करती हुई पुट्टिकाओं का परिवर्धन प्रेरित करते हैं। क्या? यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन जो हैं वृद्धि करती हुई पुट्टिकाओं का परिवर्तन प्रेरित करते हैं, साथ ही एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण को भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, एमसी के मध्य में, जब एमसी का टाइम 20 में होता है तब एफएसएच एवं एलएच जो हैं पीक पर पहुंच जाते हैं, हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ड्यूरेक्शन एमसी का जब निकल जाता है उसके बाद एमसी के मध्य वाला जो टाइम है यानी 1 से 30 दिन, यानी कि 14 से अपन 15-16 इन दिनों में मान सकते हैं कि एफएसएच और एलएच हार्मोन जो है शीर्ष पर होते हैं, पीक पर होते हैं, इनका लेवल जो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलएच का स्रावन तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एलएच बनता है। ठीक है, एलएच के अधिक स्राव को एलएच सर्ज कहते हैं। ठीक है, एलएच सर्ज के कारण ग्राफियन फॉलिकल की एंट्रम कैविटी में दबाव बढ़ता है। एलएच सर्ज अधिक होता है जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल की एंट्रम कैविटी में दबाव बढ़ता है एंड ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है एलएच सर्ज के कारण। मतलब एलएच सर्ज अधिक मात्रा में बनेगा तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसके अंदर जो है कैविटी पाई जाती है, एंट्रम कैविटी फॉलिकल्स के अंदर, उसके अंदर दबाव बढ़ेगा जिससे ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है तथा सेकेंडरी oocyte स्टेज में अंडोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है, इसे ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। अंडोत्सर्ग सामान्यतः एमसी के मध्य में होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन जो है अंडोत्सर्ग एमसी के मध्य में होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन डेज कैसे निकालते हैं? ड्यूरेक्शंस ऑफ एमसी -14 डेज, क्योंकि ल्यूटियल प्रावस्था फिक्स होती है 14 दिन की होती है। ल्यूटियल फेज जो होती है वो फिक्स होती है 14 दिन की होती है। तो ओव्यूलेशन डे निकाल सकते हैं अपन ड्यूरेक्शन ऑफ एमसी -14 डेज, यानी कि मान लीजिए कि ड्यूरेक्शन ऑफ एमसी, ओव्यूलेशन फेज निकालना है, ड्यूरेक्शन ऑफ एमसी मान लीजिए कि किसी के 28 दिन का चक्र है। ठीक है, किसी के 28 दिन का चक्र है तो उसमें से 14 माइनस कर देंगे तो अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? 14वें दिन होगा। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कि ओव्यूलेशन फेज ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के माध्यम से समझ में आया, आई होप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज, सिक्रेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, ल्यूटियल फेज यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के फटने के पश्चात, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है, उसके पश्चात बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है, उसके पश्चात जो बचता है ना उसे अपन कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। यह हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की मोटाई में स्थायित्व को बनाए रखता है। तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की मोटाई और स्थायित्व को कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम की मोटाई और स्थायित्व को बनाए रखता है और एंडोमेट्रियम की मोटाई एवं स्थायित्व इम्प्लांटेशन के लिए आवश्यक है। यानी कि जो गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम पाई जाती है उसकी मोटाई और स्थायित्व कितना है वो
इम्प्लांटेशन यानी कि निषेचन के पश्चात जब अंडे का जो है शुक्राणु से निषेचन हो जाता है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ वह गर्भाशय में पहुंचता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर, मान लीजिए निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होने पर कार्पस लुटियम अपने निर्माण के 9वें दिन अपघटित होना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि कार्पस लुटियम निर्माण के 9वें दिन अपघटित होना प्रारंभ हो जाती है। निषेचन हो जाता है तो गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है। बाई चांस निषेचन नहीं होता है, ठीक है, निषेचन नहीं होने पर कार्पस लुटियम अपने निर्माण के 9वें दिन अपघटित होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तथा 4-5 दिन में अपघटित होकर एक छोटी संरचना कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। 9वें दिन से अपघटित होना प्रारंभ करती है और 4-5 दिन तक वो अपघटित होते होते कार्पस एल्बिकेंस में बदलकर नष्ट हो जाती है। ठीक है, अर्थात एमसी के माहवारी के 24वें से 25वें दिन से अपघटित होना प्रारंभ होती है। ठीक है, और 28वें दिन तक कार्पस एल्बिकेंस में बदलकर नष्ट हो जाती है। यानी कि कार्पस लुटियम जो है माहवारी के 24वें से 25वें दिन तक, यानी कि 24वां और 25वें दिन से अपघटित होना प्रारंभ होती है और 28वें दिन में आते आते वो कार्पस एल्बिकेंस एक सूक्ष्म संरचना उसमें बदल कर नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। कार्पस लुटियम के अपघटित होने से शरीर में एकदम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से माहवारी होती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। यानी कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए तो कौन सा हार्मोन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन अगर अधिक होगा तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अतः एंडोमेट्रियम डिसजनरेट होकर यानी कि अनियमित होकर टूटने लगती है। इस कारण से नेक्स्ट एमसी आती है। वापस अगले महीने जो एमसी आती है उसमें एंडोमेट्रियम टूट जाती है। एमसी का अनुपस्थित होना एमनोरिया कहलाता है। ठीक है, एमसी का अनुपस्थित होना एमनोरिया कहलाता है। यह गर्भावस्था को भी दर्शा सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एमसी का अनुपस्थित होना एमनोरिया कहलाता है, लेकिन पुअर हेल्थ स्ट्रेस के कारण भी एमसी नहीं होती है। पुअर हेल्थ, बहुत सारी महिलाएं वीक होती है तो उनमें भी एमसी जो है ऊपर नीचे हो सकती है, कभी दिन ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस के कारण भी नहीं होती। तो ये इसमें दिखाया गया है 1 से 7 दिन तक का आपका जो है वो मेंस्ट्रुएशन फेज दिखाया गया है, ये वाला। ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और दूसरा वाला आपको ये दिखाया गया फॉलिकुलर फेज, दूसरा वाला आपको ये दिखाया गया फॉलिकुलर फेज और 12 से 17 दिन में ओव्यूलेशन होता है। यूजुअली 1 डे 14 दिया गया है, ओव्यूलेशन का डे यूजुअली 14 दिया गया है। ठीक है, और ये वाली स्टेज ल्यूटियल फेज दिखाया गया है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, और 28 से 29 दिन तक कार्पस ल्यूटियम अपघटित होती है और वापस आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये एनसीईआरटी 12th का डायग्राम है, आप इसे बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन्स, एफएसएच और एलएच जो हैं, और माहवारी के बीच में एलएच जो है वो पिक पर होता है। ठीक है, डेवलपिंग फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल, और वापस से ये पुट्टिकाएँ जो हैं कार्पस लुटियम जो है वापस हासित होने लगती है, यानी कि डिजनरेट होने लगती है। एस्ट्रोजन हार्मोन इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये पूरा आप एनसीईआरटी 12th में देख सकते हैं, दिखाया गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एस्टर साइकिल, मध्य चक्र। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी में पाया जाता है, यानी कि नॉन प्राइमेट्स यानी कि जैसे वोल्फ, बियर, फॉक्स, डॉग्स होते हैं ना, इनमें पाया जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में पाया जाता है और एस्टर साइकिल जो है नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में पाए जाने वाला चक्र होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। एस्टर साइकिल जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन से मादा में हीट पीरियड्स उत्पन्न होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, हीट पीरियड्स मादा में स्पेशली। ठीक है, और हीट पीरियड में मादा जो है नर को मैथुन के लिए आमंत्रित करती है।
ठीक है। हीट पीरियड उत्पन्न होते हैं मादा में, जो मादा जो होती है वो फिर नर को मैथुन के लिए आमंत्रित करती है। एस्ट्रेस साइकिल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, पहला मोनो एस्ट्रेस साइकिल, दूसरा है पॉली एस्ट्रेस साइकिल। ठीक है, तो मोनो एस्ट्रेस साइकिल में प्रजनन काल के दौरान एक चक्र पाया जाता है, यानी कि प्रजनन काल जो होता है उनमें सिर्फ एक चक्र पाया जाता है। और पॉलीएस्ट्रस में अनेक साइकिल पाए जाते हैं, जैसे रेड, पीक, काऊ, कैट, डियर, हॉर्स, सीप, इन सब में, है ना, हर महीने जो हैं इनमें साइकिल पाया जाता है। ठीक है, जैसे काऊ में आपने देखा होगा। और इन मोनोएस्ट्रस में प्रजनन काल के दौरान सिर्फ एक चक्र पाया जाता है, वुल्फ, बियर, डॉग, फॉक्स इत्यादि। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।